हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube सीरीज में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक रीजन के इंपॉर्टेंस को। आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे किसी ग्रुपिंग को, किसी रिलेशन को। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन ओशियन रीजन। इस रीजन की इंपॉर्टेंस कैसे रिसेंटली आप ये कह सकते हो 2 to 3 डिकेड्स में बढ़ के आई है, आगे आई है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये जो रीजन है, इस रीजन में सब रीजन्स हैं। सब रीजन्स बोले तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो है सदर्न और ईस्टर्न रीजन, ये जो तट क्षेत्र है इंडियन ओशियन का, ये रीजन बनता है इंडियन ओशियन रीजन। और हाल ही में इस रीजन की इंपॉर्टेंस बढ़ चढ़ के आगे आई है, क्योंकि इसमें जो नए प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स ने आगे आके बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी शो की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि इंडिया इस रीजन के अंदर कैसे एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन के उभर रहा है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब होता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, म्यूचुअली सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मोर देन वन कंट्री को। और किसके अंदर? उसके अंदर जो पेरीमीटर्स होंगे, जो एस्पेक्ट्स होंगे, जो फंडामेंटल्स होंगे, वो कहीं ना कहीं 2 या 4 कंट्रीज के सेम होंगे। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि ट्रांसनेशनल पायरेसी, मतलब जो 2 कंट्रीज की बाउंड्रीज को उल्लंघ के आगे बढ़ के जो पायरेसी होते हैं, कुछ भी हो सकती है, वो थेफ्ट हो सकती है, चोरी हो सकती है, आप ये कह सकते हो कि इलीगल ड्रग्स का व्यापार हो सकता है, वेपन्स का भी हो सकता है, आर्म्स का हो सकता है, वुमेन ट्रैफिकिंग का हो सकता है, ठीक है। और एक हो सकता है उसमें एस्पेक्ट रिस्पॉन्ड टू डिजास्टर, इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स हो सकता है, मैन मेड डिजास्टर्स हो सकता है, कोई भी डिजास्टर हो सकता है। तो इन एस्पेक्ट पे अगर कोई कंट्रीज मिलके काम कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इसीलिए जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडिया के कॉन्टेस्ट में। सेकंड, इसके कुछ पिलर्स हैं, कुछ पिलर्स हमने फाइंड आउट किए हैं एनालिस्ट ने, जो प्रीवियस कुछ टाइम से इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या क्या पिलर्स हैं और किन किन पिलर्स पे ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इस रीजन में इंडिया उभर के आ रहा है, वो किन पे खड़ा है? वो खड़ा है इन 4 पिलर्स पे। फर्स्ट पिलर है मिलिट्री डिप्लोमेसी, मतलब डिप्लोमेटिक वे में आप ये बोल सकते हो एक्सरसाइज, मीटिंग्स, फॉर्मल डिस्कशंस, इसके थ्रू वो उभर के आ रहा है। सेकंड है कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब हम किसी कंट्री की मिलिट्री फोर्सेस को हम जाके ट्रेन कर रहे हैं, वहां सिविलियंस को ट्रेन कर रहे हैं, उसके अंदर हम करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग। थर्ड है मिलिट्री असिस्टेंस, मतलब आर्म्स, वेपन्स, कुछ भी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उस कंट्री को जिससे उसको मदद मिल रही है कि वो अपने रीजन को प्रोटेक्ट कर सके, उसके अंदर आ रहा है मिलिट्री असिस्टेंस। और एक डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, वही किसी नेचुरल डिजास्टर्स में, जैसे हम किसी में कहीं कंट्रीज में ऑपरेशन करते हैं जाके, जैसे मालदीव्स में हमने किया था ऑपरेशन नीर किया था, अफगानिस्तान में देवी शक्ति किया था। तो ये जो ऑपरेशंस इंडिया कंडक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को अब देखा जा रहा है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशियन रीजन। हाल ही में जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि सब रीजन्स इंडियन ओशियन रीजन्स में कौन कौन से हैं? साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, सदर्न और ईस्टर्न अफ्रीका का रीजन। ये सब रीजन्स आते हैं इंडियन ओशियन रीजन में। अब इंडिया अपने इस प्रोवाइडर, जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मैकेनिज्म है, इसको कैसे कर रहा है, मतलब हाउ इंडिया एक्ट कैसे कर रहा है एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो कैसे कर रहा है? इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी से ये चीज जो एनालिस्ट है उन्होंने एनालाइज किया है कि इंडिया जो अपनी नेबरहुड पॉलिसी को बढ़ावा दे रहा है, मतलब कि जो पड़ोसी मुल्क है उसमें आके बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जो हमारी मदद का पहला कदम होगा वो हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ जाएगा। इस चीज से हम एनालाइज कर रहे हैं। एक इंडिया का इनिशिएटिव है इंडियन ओशियन नेवल साइंपोजियम, जो 2008 में हमारी इंडियन नेवी ने इसको कंसीव किया, इसको कॉइंड किया, इसको आगे रखा है। तो उसमें जो और कंट्रीज की नेवीज हैं वो आके काम करती हैं, बातचीत करती हैं, मिलिट्री ड्रिल्स करती हैं, राइट। उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री साहब है उनका एक विजन है, क्या उसको विजन को क्या नाम बोला है? सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी की बात कर रहा है, ग्रोथ की बात कर रहा है सभी के लिए इस रीजन के अंदर। और वो रीजन कौन सा है? इंडो पैसिफिक रीजन। उसके बाद मिलिट्री ड्रिल्स, एक्सरसाइज, पेट्रोलिंग, सर्वेलेंस, ये जो एस्पेक्ट है जिन पे इंडिया काम कर रहा है, तो अब और कंट्रीज इंडिया को कैसे देख रही है? एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। उसके बाद जो इंडिया की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो इंडिया की लोकेशन है उस रीजन में, वो भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मानी जा रही है। उसके बाद डिजास्टर्स में जो रिस्पॉन्ड करता है इंडिया, और कंट्रीज को हेल्प चाहिए किसी भी चीज में, आप ये कह सकते हो इकोनॉमिक,
ट्रेड के मामले में, डिजास्टर्स के मामले में और पॉलिटिकल लेवल पे भी इंडिया कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है इन कंट्रीज में जाके, जिनको बोला गया है जो इसके तट के साथ है कंट्रीज, उनको कंट्रीज को क्या बोला जाता है, लिटरल स्टेट्स, मतलब जो कहीं ना कहीं इस रीजन के तट पे आती हैं, मतलब इसकी बिल्कुल बाउंड्री पे कहीं ना कहीं वो लोकेट हैं या अपनी उसकी पोजीशन आती है। दिस इज ऑल अबाउट हाउ इंडिया एक्ट कैसे कर रहा है नेशनल सिक्योरिटी या नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। अब इंडिया को फोकस करने की क्या जरूरत है इस रीजन पे, मतलब क्या जरूरत आन पड़ी कि जो हिंद महासागर का जो ये रीजन है इसमें इंडिया अपनी इतनी दिलचस्पी शो कर रहा है। उसके 3 मुख्य वजह है, 3 मेन कारण है। फर्स्ट कारण क्या है, ट्रेड। ट्रेड बोले तो व्यापार। 70 to 80% जो इंडिया की नीड्स है, एनर्जी नीड्स है या इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है वो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्टर्न रीजन से आता है, और मिडिल ईस्टर्न रीजन अपना इंडियन ओशियन रीजन कहीं ना कहीं मिडल में लाई करता है और फिर वो इंडिया को कनेक्ट करता है। तो इंडियन ओशियन रीजन मिडल में है कहीं ना कहीं, अपना मिडिल ईस्टर्न रीजन और इंडिया के कहीं ना कहीं व्यापार जो होता हुआ आता है, तो उसकी वजह से इस रीजन की सिक्योरिटी इंडिया के लिए अपने आप में एक मुख्य कारण बन जाता है। 70% ऑफ ऑयल इंपोर्ट थ्रू दिस रीजन। सेकंड, रिसोर्सेज, जो संसाधन है इस रीजन में, इंडियन ओशियन रीजन में, वो रिसोर्सेज रिच है, मिनरल इनरिच रीजन है ये, इसलिए जो फिशिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक्वाकल्चर सेक्टर है हमारा बहुत ज्यादा यहीं से फ्लरिश हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसलिए रिसोर्सेज की वजह से भी इंडिया के लिए रीजन महत्वपूर्ण हो जाता है। और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक वे में देखें तो चाइना को टैकल करने के लिए भी इंडिया इस रीजन में अपनी दिलचस्पी शो कर रहा है। तो ये 3 मुख्य वजह है कि हमें इस रीजन में इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेना पड़ रहा है। बट अब कुछ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इंडिया अब अपने ही वे में इन चीजों को देख रहा है और कंट्रीज भी अपने एंगल से, अपने पर्सपेक्टिव से इस चीजों को देख रहे हैं। अब चैलेंजेस क्या है इंडिया के सामने? पहला चैलेंजेस है रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, क्योंकि रिसोर्सेज डेफिशिएंट, कहीं ना कहीं हम अभी टेक्नोलॉजिकली एडवांस इतने ज्यादा नहीं है, हमारे पास इतना ज्यादा फाइनेंस नहीं है कि हम सारा कुछ इसी चीज पे अपना स्पेंड करें या कुछ इन कंट्रीज को हेल्प करे। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं मामला हमारा यहाँ के थोड़ा बहुत फंसता है, तो उसको अब हमें टैकल करना है धीरे धीरे, क्योंकि हमारा डिफेंस में कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है और इस रीजन की सर्विलेंस में, पेट्रोलिंग में, तो इस चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं रिसोर्स अपने आप में एक ऑब्स्टेकल सामने आता है। सेकंड क्या रहता है कि इमरजेंस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, मतलब अब जो न्यू थ्रेट्स हैं, नॉन ट्रेडिशनल मतलब जो अब 21st सेंचुरीज के जो अब थ्रेट्स बोल सकते हो या कुछ जो पिछले हाल ही 20-30 साल में डेवलप हुए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं टैकल करना हमारे लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है। जैसे कि मैरीटाइम टेररिज्म जो हमने ताज अटैक 2008 में देखा 26/11, ठीक है, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा हमारे लिए सेटबैक था। उसके बाद पायरेसी, जो चोरी डकैती लूटपाट ये रीजन में रहती है, मैरीटाइम पायरेसी और इलीगल ट्रैफिकिंग, ठीक है, वेपन्स का व्यापार या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का व्यापार, तो अपने आप में ये नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स उभर के इस रीजन में आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो और कंट्रीज हैं वो भी इस रीजन में इंटरेस्ट ले रही है, जैसे कि चाइना, यूएसए, बिकॉज अब धीरे धीरे जो शिफ्ट है, जो फोकस है अटलांटिक रीजन से हटके अब इंडो पैसिफिक रीजन पे आ रहा है। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं कि अब फोकस अटलांटिक रीजन से हटके इंडो पैसिफिक रीजन में आ रहा है। देखा होगा कि जो अपनी यूएस की जो स्ट्रेटेजी है या जो भी कंट्री, जापान की स्ट्रेटेजी है, वो क्या बोलते हैं, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन फॉर नेविगेशन, फॉर ऑल अदर पर्पसेस। तो अब इंडो पैसिफिक रीजन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये जो मेजर प्लेयर हैं, चाइना, यूएसए, जापान, ये ज्यादा इंटरेस्ट इस रीजन में ले रहे हैं। तो इंडिया के लिए अपने आप में भी एक ये चैलेंज बन के आ रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद आप कह सकते हो कि सेकंड इंपॉर्टेंट है रीजनल डिस्प्यूट्स, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, लाइक श्रीलंका के साथ हमारा फिशिंग का रहता है, कहीं ना कहीं वो अपना, हम उस चीज पे थोड़ा उसको टैकल करने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। म्यांमार के साथ जो हमारा अपना इलीगल माइग्रेंट्स का वो रहता है इशू। तो ये कंट्रीज हैं जो ये इंडियन ओशन रीजन के आसपास कहीं ना कहीं लाई करते हैं, तो उनके साथ जो हमारे घरेलू, जो आप ये कह सकते हो कि चुभन वाले जो इश्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं भी इंडिया के लिए अपने आप में एक चैलेंज बनते हैं। बट क्या अब हम इस चीज को
ऐसे भी देख सकते हैं कि चलो हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो हैं, हमारे पास चैलेंजेस तो हैं, क्या हम इन दोनों चीजों को बैलेंस कर सकते हैं? तो बैलेंस करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए। अगर हम फर्स्ट एस्पेक्ट की बात करें वो है डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक। जैसे कि हमने कम्युनिकेशन पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या कुछ भी पॉलिसीज पे हम काम कर रहे हैं, तो क्यों ना अब हम फॉर्मुलेट करें एक नेशनल डिफेंस पॉलिसी जिसमें हम इस रीजन की बात करें। कौन से रीजन की? इंडियन ओशियन रीजन। डिफेंस एक्सपोर्ट की भी हम बात कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम आसियान कंट्रीज में, अभी हाल ही में हमने फिलीपींस को अपनी ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो एक्सपोर्ट करी है, ठीक है। तो हम इन रीजन्स में भी अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें डेवलपमेंट करना चाहिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन। स्ट्रेटेजिक स्टैंड फॉर कि जहां से हम सर्वेलेंस, पेट्रोलिंग और अपने और रीजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उस रीजन को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडियन ओशन रीजन में कौन कौन सी है? हमारे आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो अगर हम इनको स्ट्रेटेजिकली डेवलप करें तो इस रीजन में हम अपने पेट्रोलिंग, अपने सर्वेलेंस, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने एनालिसिस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट तो हमारा डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक हो गया। सेकंड हम सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को, क्योंकि सिंस एंशियंट टाइम्स इन रीजन्स में जो भी कंट्रीज आती है लाइक म्यांमार, आसियान की जो कंट्रीज आती हैं, मालदीव्स, ये अफ्रीका की जो कंट्रीज आती है या मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज आती हैं, इनके साथ जो हमारे एंशियंट टाइज हैं, हिस्टोरिकल टाइज हैं, वो रिलीजियस और कल्चरली बहुत स्ट्रांग है। तो हम इस चीज का भी कहीं ना कहीं बेनिफिट उठा सकते हैं, इसको भी एक्सप्लॉइट या हार्नेस कर सकते हैं। उसके बाद क्यों ना एक इकोनॉमिक पैक्ट पे हम काम करें, जैसे कि इंडिया एक अपना ही वर्जन लेके आए रिसेप का जो हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर किया था कि आसियान +5 कंट्रीज एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे काम कर रही हैं, ठीक है। उससे इंडिया अपनी रजामंदी तो शो नहीं करता है, तो उससे अब वो आउट हो जाता है। क्यों ना इंडिया अपने ही एक वर्जन पे काम करे जिसको बोला जाए इंडिया वर्जन ऑफ रिसेप, जिसको फिर हम अपने इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी रिप्रेजेंट कर सके। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं, ये कुछ डिसिप्लिन है, ये कुछ फैक्टर्स है। अगर इस पे हम काम करें तो फ्यूचरिस्टिक जो व्यू है, हमारी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, इस रीजन को लेके बहुत स्ट्रांग हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन ओशियन रीजन, जिसमें इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर उभर के आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपको हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल्स पे प्रोवाइड हो जाएंगे और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको अगर कोई भी इशू रेलेवेंट लगता है सीडीआई के फॉर्मेट में, करंट डेवलपमेंटल इशू के फॉर्मेट में, अगर आपको कोई भी इशू रेलेवेंट लगता है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। उसके बाद जो वीडियो होगी वो आपके डिमांड पे होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।